हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो नीट 2027 के जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर नीट एग्जाम देने वाले हैं, आप लोगों के लिए बहुत सारे चेंजेस अनाउंस होने वाले हैं। सीबीटी मोड में आपका पेपर कंडक्ट किया जा सकता है, मल्टीपल शिफ्ट में आपका पेपर कंडक्ट किया जा सकता है। खैर, ये सारे अपडेट्स तो टाइम टू टाइम मैं आपको देती रहूंगी। आज का जो मेन मुद्दा है मेरा, जो मैं आपको बताने वाली हूँ और जिसके लिए आप लोग बहुत वेट कर रहे थे, दैट इज अबाउट योर नीट 2027 सिलेबस। महाराष्ट्र स्टेट के और बहुत सारे स्टेट के बच्चे जो होते हैं, उनको ये क्लियरली पता ही नहीं होता कि नीट का एग्जैक्ट बायोलॉजी का सिलेबस क्या है और आपके स्टेट के सिलेबस और नीट के सिलेबस में कितनी सिमिलैरिटीज है और कितने डिफरेंसेस है। तो आज मैं मेनली आपको नीट 2027 का सिलेबस बताने वाली हूँ। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊं जिसमें मैं पूरा रोड मैप आपको बताऊं कि जितने भी मेरे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग अपने बोर्ड के साथ साथ नीट एग्जाम भी मैनेज करना चाहते हैं, तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं रोड मैप के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं आपको जल्दी से जल्दी एक सेपरेट वीडियो दे दूंगी। आज की ये वीडियो स्पेसिफिकली महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस और बायोलॉजी का नीट का सिलेबस बहुत अलग है, जो कि गलत है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिलेबस में डिफरेंस है, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड और एनसीईआरटी का जो बायोलॉजी सिलेबस है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और ये मैंने आपको बार बार प्रूव करके बताया है, मैं आज फिर आपको ये प्रूव करके बताने वाली हूँ। तो चलो हम अपना सिलेबस कंपैरिजन करके देखते हैं कि नीट का सिलेबस और महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस आखिर कितना सेम और कितना डिफरेंट है। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का इंडेक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक का इंडेक्स दिखाई दे रहा है। दिस इज एनसीईआरटी 11th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक का इंडेक्स एंड दिस इज महाराष्ट्र बोर्ड 11th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक का इंडेक्स। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट चैप्टर्स कंपेयर करते जाने हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना परसेंट सिलेबस एग्जैक्टली मैच करता है और कितना परसेंट सिलेबस डिफरेंट है। ठीक है, देखो ये जो फर्स्ट यूनिट है, सबसे पहली बात तो एनसीईआरटी में ना चैप्टर्स को यूनिट वाइज डिवाइड किया है, ताकि बच्चे जब अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करें तो उनके लिए ये डिवीजन करना आसान हो कि मुझे कौन सी यूनिट पे ज्यादा फोकस करना है। तो इनका जो डिवीजन करने का तरीका है वो अच्छा है। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड में सीरियली आपको सारे चैप्टर्स दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर यूनिट में डिवाइड करके देते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो एनसीईआरटी का जो यूनिट 1 है, इसके चारों चैप्टर्स अपने महाराष्ट्र बोर्ड के स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स के साथ एज इट इज मैच हो जाते हैं। इसके अंदर का जो कंटेक्स्ट है, जो थ्योरी है, वो भी एज इट इज मैच हो जाती है। अब अगर आप इसका यूनिट 2 देखो तो यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है, वो आपका महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 है। ये जो मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर है, ये हमारी टेक्स्ट बुक में भी है, और ये जो एनाटॉमी वाला चैप्टर है, ये भी हमारी टेक्स्ट बुक में है, बस टाइटल थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। अब यहाँ पर अगर आप इसका यूनिट 3 देखो तो यूनिट 3 में सेल साइकिल और सेल स्ट्रक्चर, ये देखो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10, ये जो दो अलग अलग चैप्टर्स दिए हैं, ये चैप्टर और ये चैप्टर, ये दोनों मिलाकर हमारी टेक्स्ट बुक में एक कॉमन चैप्टर बनता है, दैट इज सेल डिवीजन। इसे में हम सेल साइकिल के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल डिवीजन के सारे प्रोसेसेस के बारे में एक साथ पढ़ते हैं महाराष्ट्र बोर्ड में। और एनसीईआरटी में इसको काट काट के दिया है, डिवाइड करके दिया है, छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि जब आप टॉपिक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो अंडरस्टैंडिंग करने में और आसानी होती है और सब्जेक्ट याद रखने में और आसानी होती है। ये जो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है, ये भी हमारे एनसीईआरटी के क्लास 11th का सिलेबस है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो एनसीईआरटी का 11th का सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड के 11th के सिलेबस के साथ मैच करता है, लेकिन एनसीईआरटी के कुछ ऐसे चैप्टर्स, ठीक है, जो महाराष्ट्र बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड में है, वो एनसीईआरटी में 11th स्टैंडर्ड में है। मैं बताती हूँ, मैं समझाती हूँ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखो ये चैप्टर्स बच गए ना, ये चैप्टर्स भी एनसीईआरटी के 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में है। फोटोसिंथेसिस चैप्टर, रेस्पिरेशन चैप्टर, ये रहा एनसीईआरटी में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन चैप्टर। ये प्लांट ग्रोथ वाला जो चैप्टर है ना बच्चा, ये क्लास 12th के साथ मैच करता है। ये देखो प्लांट ग्रोथ वाला चैप्टर। ये जितने भी चैप्टर्स हैं, ब्रीदिंग एंड बॉडी फ्लूइड्स, महाराष्ट्र बोर्ड में क्लास 12th में ये दोनों चैप्टर कंबाइन करके एक कॉमन चैप्टर बनाया है। ये वाला चैप्टर महाराष्ट्र बोर्ड के 11th स्टैंडर्ड के साथ मैच करता है, एक्सक्रीशन एंड लोकोमोशन। ये देखो एक्सक्रीशन एंड लोकोमोशन, ठीक है। और यहाँ पर जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ये महाराष्ट्र बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है, जो एक ही चैप्टर में कवर किया है, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।
मैं यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, महाराष्ट्र बोर्ड के कुछ 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में 11th स्टैंडर्ड में ही कवर हो जाते हैं। यानी एनसीईआरटी वाले बच्चे भले ही हमसे एक स्टेप आगे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे पीछे हैं। महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे भी सेम रेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बस थोड़ा सा सिस्टमैटिक चलना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी पड़ेगी कि आपका 11th का सिलेबस के साथ साथ आपका 12th का सिलेबस भी स्मूथली कवर हो जाए। ठीक है, अब देखो ये पूरा इंडेक्स 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक का था। ठीक है, अब मैं 12th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक बता रही हूँ। दिस इज एनसीईआरटी का 12th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक, दिस इज महाराष्ट्र बोर्ड का 12th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक। ठीक है, ये चैप्टर 11th में है एनसीईआरटी में, ये चैप्टर 11th में है एनसीईआरटी में। ठीक है, अब इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स बचे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये देखो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स वाला जो पार्ट है वो महाराष्ट्र बोर्ड में एज इट इज है। ये दोनों चैप्टर कंबाइन करके महाराष्ट्र बोर्ड में एक सिंगल चैप्टर बनाया गया है। मतलब एनसीईआरटी वाले खाली नंबर ज्यादा दिखाते हैं चैप्टर्स का, पर एक्चुअल में कंटेंट उतना ही है जितना महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों को दिया गया है। इनहेरिटेंस वाला चैप्टर महाराष्ट्र बोर्ड एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन एज इट इज सारे चैप्टर्स मैच कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला जो चैप्टर है ये भी महाराष्ट्र बोर्ड के साथ मैच हो रहा है, माइक्रोब्स वाला चैप्टर भी महाराष्ट्र बोर्ड के साथ मैच हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी और उसका जो एप्लीकेशन है ये दोनों चैप्टर कंबाइन करके महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स को एक सिंगल चैप्टर दिया है। मतलब जो चैप्टर हमें सिंगल चैप्टर है वो महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से सिंगल है, लेकिन एनसीईआरटी बोर्ड में उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब ये जो इकोलॉजी वाला यूनिट है इसमें से 2025 में 2026 में काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे जिस चैप्टर को भाव नहीं देते उस चैप्टर में से ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं नीट में। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन महाराष्ट्र बोर्ड, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी सब महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है। तुम्ही मला सांगा की सिलेबस मध्ये जास्त डिफरन्स आहे का? नाही। चैप्टरचं जर आपण टाइटल्स बघितले, अगर हम चैप्टर के नेम देखें तो चैप्टर के नेम्स तो 95% एज इट इज मैच हो रहे हैं। महाराष्ट्र बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड का जो चैप्टर का टाइटल है वो तो डायरेक्ट मैच हो रहा है, लेकिन इसका जो इनर कंटेंट है वो कितना सेम है। तो बच्चों मैं बहुत टाइम से महाराष्ट्र बोर्ड पढ़ा रही हूँ और मैं ऑफलाइन बेसिस पे एनसीईआरटी भी पढ़ा रही हूँ। अगर आप इनर कंटेंट मैच करके देखोगे तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि एनसीईआरटी और महाराष्ट्र बोर्ड पूरा का पूरा सेम है। कुछ चीजें हैं जो एनसीईआरटी में ज्यादा दी गई हैं, कुछ चीजें हैं जो महाराष्ट्र बोर्ड में ज्यादा अच्छे से पढ़ाया गया है। कुछ टॉपिक्स एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा है, कुछ टॉपिक्स महाराष्ट्र बोर्ड में कम है। दोनों की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। तो अगर हम इनर कंटेंट मैच करें तो एनसीईआरटी और महाराष्ट्र बोर्ड में इजीली मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि 60 to 65% सिमिलैरिटी है। और अगर कोई भी बच्चा जो महाराष्ट्र बोर्ड का है और जो अपना नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो मैं उसको यही बोलूंगी कि अगर आपने शिद्दत से अपनी 11वीं 12वीं अच्छे से पढ़ी और आप थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी को कवर करते गए तो आपका नीट अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल सकता है। लेकिन मुझे भी पता है कि दो नाव पे पैर रख के चलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री अलग है, नीट का अलग है और महाराष्ट्र बोर्ड का अलग है। लेकिन बायोलॉजी मैक्सिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो अगर आप बायोलॉजी कवर कर लेते हो पूरा अच्छे से तो फिर आप बीच में एक साल का गैप लेकर या 12th स्टैंडर्ड के बाद आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेकर साइड बाय साइड आप एनसीईआरटी के बाकी के टॉपिक्स की कवर करके आप एक साल के बाद नीट अच्छे से क्लियर कर लोगे। आप 700 प्लस मार्क्स भी ला सकते हो, क्योंकि नीट का मैक्सिमम वेटेज बायोलॉजी का है। आप लोगों ने बायोलॉजी पहले ही कवर कर लिया, जब आप महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस पढ़ रहे थे तभी आपने एनसीईआरटी का बायोलॉजी फिनिश कर लिया। अब बचा सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो जब आप एक साल का गैप लोगे, ड्रॉप लोगे, तो वहां पर आप फिजिक्स केमिस्ट्री कवर कर सकते हो। किसी बच्चे को अगर ड्रॉप नहीं लेना है और उसको एमबीबीएस बीडीएस भी नहीं करना है, उसको सिर्फ पैरामेडिकल कोर्स करना है, मतलब फिजियोथेरेपी करना है, रेडियोलॉजी करना है, ऐसे पैरामेडिकल कोर्सेज करने हैं, तो आप लोगों को तो गैप लेने की भी जरूरत नहीं है। आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 720 में से 350 मार्क्स आराम से ला सकते हो, क्योंकि 360 मार्क्स बायोलॉजी का होता है। आपने अगर महाराष्ट्र बोर्ड का बायोलॉजी अच्छे से किया है और थोड़ा थोड़ा जो एनसीईआरटी में मैं पढ़ाऊंगी अगर आप वो फॉलो करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका नीट एग्जाम क्रैक ना हो। मतलब बेसिक पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए आप डेफिनेटली एलिजिबल हो जाओगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हो कि मैं रोड मैप से रिलेटेड लेकर आऊं या मैं आपको नीट का चैप्टर वाइज वेटेज बताऊं, तो आप नीचे कमेंट करो। आपकी डिमांड और रिक्वेस्ट के हिसाब से आपको मैं नेक्स्ट कंटेंट लेकर आऊंगी।
और मैं चैप्टर्स भी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। अब जैसे नीट के बच्चों के लिए मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, वैसे कई सालों से हम MHT CET स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से ऐप लेते हैं और उसमें हम बच्चों को लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। तो प्ले स्टोर पर हमारा एक ऐप है, प्ले स्टोर पर जो ऐप है उस ऐप का नाम है ज्ञान लैब। वहां पर हमने MHT CET 4.0 ये बैच ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है फॉर MHT CET स्टूडेंट्स। तो इसकी सारी डिटेल्स आपको हमारे CET वाले यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। आपको सिर्फ डालना है ज्ञान लैब अंजलि मैम, तो CET वाला जो चैनल मिलेगा वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। या सबसे बेस्ट, आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करो, इस पर्टिकुलर टॉपिक की सारी डिटेल्स आपको वीडियो में मिल जाएंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। MHT CET के लेक्चर्स कैसे होते हैं, क्या सिलेबस कवर किया जाता है, नर्सिंग CET का कैसा होता है, सब कुछ हम इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको पढ़ाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। री नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए हम रेगुलर सेशन ले रहे हैं। आप लोग नीट 2027 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी जल्दी सेशन आने वाला है। आपका एक ही सपोर्ट चाहिए कि चैनल को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और अपने जूनियर्स के साथ शेयर करो, ताकि वो लोग भी कॉन्फिडेंटली नीट की प्रिपरेशन कर सकें। क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों को नीट एग्जाम से डर लगता है और वही डर मुझे बाहर निकालना है। So all the best everybody. I will see you all very soon. Till then, stay tuned. Bye bye. Take care.